हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी। आज की क्लास में हम कवर करेंगे टॉपिक इन टर्म डिविडेंड वाला। इसे लास्ट वीडियोस में हमने कवर किया था। जो टॉपिक बनता है हमारे पास कैश फ्लो स्टेटमेंट के, हर एक टॉपिक कंसिस्टेंसी से कवर किए हुए हैं। अगर अभी तक आपने लास्ट वीडियो से अटेंड नहीं कीजिए ताकि आपके स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखें और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। यहाँ पे पेमेंट ऑफ इन टर्म डिविडेंड में क्या होता है कि इन टर्म डिविडेंड की जो पेमेंट की गई है तो कैसे इसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। जब इन टर्म डिविडेंड गिवन होता है एडजस्टमेंट के अंदर, जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है बैलेंस शीट के बिलो गिवन होती है हमें, तो उस केस में हम क्या करते हैं कि जो इन टर्म डिविडेंड होता है, जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट किया जाता है हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए, तो उस नेट प्रॉफिट में तो ऐड कर देंगे। तो जो ये इन टर्म डिविडेंड जिसकी पेमेंट की गई है तो ये पेमेंट फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होते हैं। तो इस कारण से इसको जब कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है उसमें से क्या कर जाएगा, इसका डिडक्ट किया जाएगा। यानी कि हम कैसे इसका ट्रीटमेंट करेंगे, अगर पेमेंट ऑफ इन टर्म डिविडेंड है, जो इन टर्म डिविडेंड गिवन है हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर जो कि हमें बैलेंस शीट के बिलो गिवन होती है। तो इस केस में हम कैसे करेंगे, जब हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए कैलकुलेट करके चलते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स को, तो उस टाइम पे ये इन टर्म डिविडेंड क्या कर देंगे, उसके अंदर ऐड कर देंगे। तो देन हम जो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में से हम क्या करते हैं, इसको माइनस कर देंगे क्योंकि ये पेमेंट की गई है इन टर्म डिविडेंड की। तो डिविडेंड की जब पेमेंट की जाती है तो मतलब कि शेयर होल्डर से पैसा लिया गया होगा, शेयर्स को मतलब इश्यू करके, तो फिर उस शेयर्स के ऊपर पेमेंट की जाएगी डिविडेंड की। तो इस कारण से फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में क्या किया जाएगा, इसको माइनस किया जाएगा। ये प्रॉफिट में से डिडक्ट किया तो इस कारण से इसको क्या किया तो दोबारा ऐड बैक कर दिया जाता है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन कवर करते हैं इसका। बैलेंस शीट गिवन है हमारे पास। बैलेंस शीट है सूर्या रोशनी लिमिटेड की 31 मार्च 2022 की और 21 की। 22 से 21 जो हमें डाटा कंसीडर करना होता है वो 21 से 22 का कंसीडर करना होता है। शेयर कैपिटल 4 लाख से 475 यानी कि इश्यू की गई है, इस कारण से बढ़ गया बैलेंस। रिजर्व एंड सरप्लस -30 से 116 हो चुका है, इसका वर्किंग नोट कवर करेंगे। लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स में 2 लाख से 2.5 लाख हो चुकी है, इसका वर्किंग नोट है। ट्रेड पेपर्स 50 से 10 हो चुके हैं, करंट लायबिलिटी बढ़ चुकी है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन के लिए नोट बनाया गया जो 10 से 16 हो चुकी है। ऐसे ही हमारे पास असेट्स में डाटा गिवन है। नॉन करंट असेट्स के अंदर प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट जिसका वर्किंग नोट 4 बनाया गया, 170 से 452 हो चुकी है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 40,000 से 45,000 हो चुकी है। जो करंट असेट्स है जिसमें करंट इन्वेस्टमेंट जो कैश इक्विवेलेंट के अंदर हम मानते हैं, इसको लेते नहीं होते हैं हम करंट असेट्स के अंदर। इन्वेंट्री 1.5 लाख से 2 लाख करंट असेट्स बढ़ गई है। ट्रेड रिसीवेबल 176 से 56 हो चुकी है। कैश और बैंक को हम लेते नहीं कैश फ्लो में, ये कैश और कैश इक्विवेलेंट के अंदर आते हैं। तो जो हमने रिजर्व एंड सरप्लस देखा था उसके अंदर जो एक तो सिक्योरिटी प्रीमियम शामिल है 0 से 60,000 हो चुके हैं। प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है -30 से 56 हो चुके हैं। इसकी हेल्प से हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करेंगे, जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए हमने कैलकुलेट करना है। जो यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम है ये शेयर्स को इश्यू करने के ऊपर जो हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम अज्यूम किया जाएगा कि ये शेयर को इश्यू करने के ऊपर जो प्रीमियम आया है। लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स के अंदर हमारे पास डिबेंचर जो 2 लाख से 2.5 लाख हो चुके हैं, बढ़ चुका है बैलेंस, मतलब ये इश्यू किए गए हैं। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रिएट किया गया जो 10 से 14 हो चुके हैं। प्रोविजन फॉर रिपेयर 0 से 2 हो चुके हैं। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर मशीनरी गिवन है 2 से 5 लाख हो चुकी है। डेप्रिसिएशन 30 से 48 हो चुके हैं। अब यहाँ बैलेंस शीट के अंदर हमें मशीनरी भी गिवन है, अलग से डेप्रिसिएशन भी गिवन है। तो मतलब कि मशीनरी में से डेप्रिसिएशन जो घटाया नहीं गया, तो मशीनरी किस बेस पे, ओरिजिनल कॉस्ट बेस पे। तो यहाँ पे हमें 2 अकाउंट बनाने पड़ते हैं, एक मशीनरी अकाउंट बनाना पड़ता है, एक डेप्रिसिएशन अकाउंट है जो बनाना पड़ता है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कहता है जो इन टर्म डिविडेंड पे किया गया ड्यूरिंग द ईयर वो 36,000 से है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट जो 10,000 की, तो इसको सोल्व कर दिया प्रॉफिट के ऊपर 40% पे, तो इसका अकाउंट बनाया जाएगा। मशीनरी कॉस्ट थी 20,000, उसमें डेप्रिसिएशन 8,000, उसको सेल कर दिया 17 में। कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन घटा करके फिर हम कंपैरिजन करेंगे सेल प्राइस के साथ, जो गेन या लॉस आता है वो कंसीडर किया जाएगा। एडिशन डिबेंचर कहते हैं जो अमाउंट है 50,000 से इशू किए गए हैं एट पार के ऊपर 1 अगस्त 2021 को,
तो कहते हैं इसका इंटरेस्ट है जो रेगुलर पे किया जाएगा। तो हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट जो प्रिपेयर करनी है, जैसे हमें स्टेटमेंट गिवन है उस तरीके से हम इसका प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहले हम वर्किंग नोट बनाते हैं प्रॉफिट के लिए। प्रॉफिट के अंदर हम एडजस्ट करके चलते हैं जो जो हमारे पास डाटा गिवन है। सबसे पहले हम वर्किंग नोट बनाते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करने के लिए। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करने के लिए जो हमें रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर डाटा है प्रॉफिट एंड लॉस का, तो कैसे कैलकुलेट करते हैं। जब हम करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर माइनस करते हैं तो हमारे पास नेट प्रॉफिट आ जाते हैं। 21 और 22 में हमारे पास करंट ईयर है 22 और हमारे पास करंट ईयर 22 है 2022 और ये 2021 है जो डाटा हमारे पास गिवन है। 2022 का जो डाटा है हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस का वो 56,000 है, 56,000 और 21 का हमारे पास जो लॉस गिवन है वो है 30,000 से। तो यहाँ पे जब हम इसको 16 आउट करते हैं तो 56,000 ये माइनस और माइनस प्लस हो जाते हैं 36,000, तो हमारे पास ये 86,000 है जो प्रॉफिट है जो बन जाएगा। तो इस 86,000 में हम चार चीज़ों को एडजस्ट करके चलते हैं। एक तो आता है प्रोविज़न, करंट ईयर का जो प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन होता है जो कि क्वेश्चन में गिवन नहीं है। नेक्स्ट ट्रांसफर टू रिजर्व क्वेश्चन में नहीं है। इन टर्म डिविडेंड जो क्वेश्चन में गिवन है तो यहाँ पे वो ऐड कर दी जाता है क्योंकि ये प्रॉफिट में से घटाया होता है, तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हमें दिखाना, तो इस कारण से इसको यहाँ पे प्रॉफिट में दोबारा ऐड कर देते हैं। इन टर्म डिविडेंड जो पे किया गया है तो यहाँ पे इन टर्म डिविडेंड पेड के नाम से इसको दिखा दिया जाएगा। इन टर्म डिविडेंड पेड जो कि हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर 36,000 से। प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का जो हमारे पास क्वेश्चन में नहीं है, तो इसमें सिर्फ चार ही चीज़ें आती हैं। करंट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रीवियस ईयर का प्रपोज डिविडेंड और ड्यूरिंग द ईयर का इन टर्म डिविडेंड और ट्रांसफर टू रिजर्व। तो यहाँ पे सिर्फ हमारे पास इन टर्म डिविडेंड था, तो दोनों को ऐड करके हमारे पास नेट प्रॉफिट आ गया 1,22,000 से। तो ये नेट प्रॉफिट यूज़ किया जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर जब हम कैलकुलेट करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। देन हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो मशीनरी के रिगार्डिंग गिवन है, तो मशीनरी अकाउंट जब प्रिपेयर करते हैं यहाँ पे मशीनरी जो ओरिजिनल कॉस्ट बेस पे, तो इस कारण से हमें दो अकाउंट प्रिपेयर करने पड़ेंगे, मशीनरी अकाउंट और कमले डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो मशीनरी अकाउंट बनाया जाएगा। तो यहाँ पे जो मशीनरी अकाउंट है इसको यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ता है कि ये किस बेस पे बनाया गया है, तो ये ओरिजिनल कॉस्ट बेस पे जो प्रिपेयर किया जाएगा। तो यहाँ पे मशीनरी अकाउंट बनाया जाएगा तो ओरिजिनल कॉस्ट है, इस कारण से अलग से हमें अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट है जो वो भी प्रिपेयर करना पड़ेगा। अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट है जो प्रिपेयर करके चलेंगे। अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन में सिर्फ 4 ही ट्रांजेक्शन्स आती हैं। यहाँ पे इसका डेबिट साइड होता है, ये इसका क्रेडिट साइड होता है। यहाँ पे इसका बाय बैलेंस बीडी आता है, बाय बैलेंस बीडी के नाम से। यहाँ पे इसका क्लोजिंग बैलेंस आता है टू बैलेंस सीडी के नाम से। यहाँ पे बाय डेप्रिसिएशन आती है, बाय डेप्रिसिएशन जो ये डेप्रिसिएशन होता है ये करंट ईयर का डेप्रिसिएशन आता है बच्चों। यहाँ पे जो दिखाया जाता है टू में मशीनरी के नाम से दिखाया जाता है। ये जो डेप्रिसिएशन होता है ये सेल वाला डेप्रिसिएशन जो मशीनरी को सेल करने पे आता है। हमारे पास बैलेंस गिवन है अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट के बैलेंस शीट के अंदर। अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन है जो 30 से 48 हो चुके हैं, तो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस 30,000 लिख दिया जाएगा, यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस 48,000 लिख दिया जाएगा। नेक्स्ट हमें इंफॉर्मेशन गिवन है कि मशीन की कॉस्ट है जो कॉस्ट है मशीन की वो गिवन है। हमारे पास कॉस्ट 20,000 है, जिसमें कहता है जो डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन जो लगाया गया इसके ऊपर 8,000 से, तो यहाँ पे 12,000 रह गई है। कहते जो इसको सेल किया गया 12 वाली को सेल कर दिया गया 17 में, तो 12 कॉस्ट थी 17 में हमने इसको सेल कर दिया, तो गेन के ऊपर सेल किया। गेन कितना हो गया 5,000 से जो गेन है इसके ऊपर है जो कैलकुलेट किया गया है। कॉस्ट कहीं आती नहीं है, डेप्रिसिएशन जो सेल वाला होता है बच्चों वो यहाँ जाता है, तो 8,000 सेल का डेप्रिसिएशन यहाँ आ जाएगा। तो हमें बैलेंसिंग फिगर करंट ईयर डेप्रिसिएशन की पता चल जाएगी, जो कि हमारे पास 48 और 8,000 को जोड़ेंगे तो हमारे पास 56,000 बनता है। तो 56,000 में से फिर हम 30,000 माइनस करें तो 26,000 हमारे पास है जो करंट ईयर डेप्रिसिएशन आ जाता है। तो जो हम अब नेक्स्ट बनाते हैं मशीनरी अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं, ये इसकी डेबिट साइड होती है, ये इसकी क्रेडिट साइड होती है। असेट्स हमारी डेबिट होती है, इस कारण से जो इसका ओपनिंग बैलेंस होता है वो डेबिट साइड दिखाया जाता है। जो इस अकाउंट की स्टार्टिंग की जाती है यहाँ पे दिखाई जाती है टू बैलेंस बीडी के नाम से। टू बैलेंस बीडी आते हैं, यहाँ पे इसका बाय बैलेंस सीडी यानी कि क्लोजिंग बैलेंस आता है। ओपनिंग बैलेंस हमें बैलेंस शीट के अंदर गिवन है 2 लाख से 5 लाख हो चुके हैं, तो 2 लाख हमारा ओपनिंग बैलेंस हो गया और 5 लाख हमारा क्लोजिंग बैलेंस हो गया। तो यहाँ पे हम जो डेप्रिसिएशन दिखाते होते हैं बच्चों वो सेल वाला डेप्रिसिएशन आता है। अगर ओरिजिनल कॉस्ट भी दिखाते हैं जो यहाँ पे हमारे पास हमने इस अकाउंट में दिखाया 8,000, यही डेप्रिसिएशन यहाँ पे दिखा दिया जाता है अगर ओरिजिनल कॉस्ट बेस पे हम अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं।
बाय बैंक के नाम से यहाँ पे दिखाई जाती है वो अमाउंट जो सेल करके दिखाई गई है, जो सेल की गई है यहाँ पे 17,000 में सेल की गई है। तो यहाँ पे लॉस आता है और यहाँ पे गेन आता है। इस बार हमें गेन हुआ है तो यहाँ पे दिखा देंगे टू गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी के नाम से जो गेन हुआ है। गेन हुआ था हमारे पास 5,000 से, जो हमने यहाँ पे वर्किंग नोट बनाया था। कॉस्ट कहीं आती नहीं है, ये डेप्रिसिएशन सेल वाला यहाँ दिखा दिया और फिर देन हमने यहाँ पे अकाउंट में दिखा दिया 8,000 से। सेल जो थी 17,000, तो ये हमने यहाँ पे सेल दिखा दी है 17, और यहाँ पे हमने 5,000 जो गेन दिखाया था वो 5,000 है जो हमने यहाँ पे दिखा दिया गेन का। इसके अलावा हमारे पास कुछ फर्दर इंफॉर्मेशन है नहीं है। तो बैलेंस शीट फिगर कैलकुलेट करेंगे। 17,000 यहाँ पे 8,000 और 5 लाख तो ऐड करेंगे 5,25,000 बनते हैं। 5,25,000 5,25,000 5,25,000 में ये 2 लाख और 5,000 माइनस करेंगे तो 3,20,000 है जो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। 3,20,000 टू बैंक के नाम से दिखाएंगे। यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर ये परचेज वाली आ जाती है बच्चों की, परचेज की गई है जो मशीनरी वो 3 से की गई है। ओपनिंग बैलेंस कहीं नहीं आता। ये गेन जो होता है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब बनाया आता है तो उसमें हम गेन को क्रेडिट साइड दिखाते होते हैं। जो ये गेन होता है बच्चों, तो जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखाते हैं उसकी क्रेडिट साइड पे यहाँ दिखाया जाता है बाय गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी के नाम से। तो ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम होती है। तो यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट होता है तो ये इस प्रॉफिट के अंदर ऐड होती है। तो इस कारण से इस गेन को हम क्या करते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में से माइनस कर देते हैं। बैंक जो होती है परचेज होती है तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर जाती है, आउटफ्लो हो जाता है परचेज करने से। ये सेल होती है, ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से जाती है। तो ये जो सेल होती है इससे कैश का इनफ्लो होता है। ये डेप्रिसिएशन कहीं नहीं जाता क्योंकि इसकी ऑलरेडी 2 ट्रांजेक्शन जो हो चुकी हैं। क्लोजिंग बैलेंस कहीं नहीं जाता। जो ये डेप्रिसिएशन है सेल वाला ये ऑलरेडी यहाँ पे 2 जगह जा चुका है, बैलेंस कहीं नहीं जाएगा। ये भी बैलेंस कहीं नहीं जाएगा। जो ये डेप्रिसिएशन है ये करंट ईयर का डेप्रिसिएशन होता है जो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर माइनस किया होता है। तो इसको दोबारा क्या कर देंगे, नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी और नॉन कैश एक्टिविटी जो हम एडजस्टमेंट करते हैं उसके अंदर हम इसको दोबारा से ऐड करके दिखा देंगे, क्योंकि ये कौन सी आइटम होती है, नॉन कैश आइटम होती है। हमें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर इसको दोबारा से नेट प्रॉफिट के अंदर ऐड करके दिखा देते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए नॉन कैश आइटम होते हैं। कोई जस्ट प्रोविजन किया जाता है, इससे कैश का आउटफ्लो नहीं होता। इस कारण से दोबारा इसको नेट प्रॉफिट के अंदर क्या कर दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन गिवन है बच्चों वो गिवन है हमारे पास इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग। तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। अब हम नॉन करंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। हम नॉन करंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। इसके लिए हमें ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस गिवन है। ये डेबिट साइड होती है इस अकाउंट की, ये क्रेडिट साइड होती है। तो यहाँ आता है टू बैलेंस बीडी के नाम से, टू बैलेंस बीडी, और यहाँ जाता है बाय बैलेंस सीडी के नाम से। तो हमारे पास नॉन करंट इन्वेस्टमेंट जो असेट साइड पे दे रखी है 40,000 से 45,000 है। तो 40,000 यहाँ आ जाएगा, 45,000 है जो यहाँ पे हम दिखा देंगे। उसके बाद हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन में डाटा गिवन है कि नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग 10,000। कहते हैं कि नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है जिसकी कॉस्ट हमारे पास गिवन है 10,000 से। कहता है सेल कर दिया एट अ प्रॉफिट 40%। तो कॉस्ट प्लस में प्रॉफिट कर देते हैं। कहता प्रॉफिट है 40%। 10,000 का 40% करेंगे तो हमारे पास 4,000 बन जाएगा। तो यानी कि 10 कॉस्ट प्लस प्रॉफिट यानी कि 10 और 4 ऐड करेंगे तो 14,000 में क्या कर दी गई है, सेल कर दी गई है। तो यहाँ पे इसने स्टेटमेंट जो बोली है उसमें बोलता है कि नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग 10,000 वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट 40%। प्रॉफिट है जो 40% पे इसको सेल कर दिया। तो हमने कॉस्ट के ऊपर प्रॉफिट लगाया 40%, 4,000 कॉस्ट प्लस प्रॉफिट करके सेल प्राइस आता तो हमें सेल प्राइस पता चल गया। कॉस्ट कहीं आती नहीं है, जो प्रॉफिट होता है उसको हम यहाँ दिखाते हैं टू मेक गेन ऑन सेल के नाम से, टू मेक गेन ऑन सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, जो कितना कैलकुलेट किया हमने 4,000 से। ऐसे फिर हमारे पास जो सेल होती है, सेल को हम यहाँ दिखाते होते हैं बाय बैंक के नाम से दिखाया जाता है इसको, सेल को, जो कि हमारे पास 14,000 है। तो 14,000 जो यहाँ पे हम दिखा देंगे। तो अब हम इसका टैली करते हैं बैलेंस को, किसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं है। 14,000 और 45,000 को ऐड करेंगे तो 59,000 बनता है हमारे पास। तो 59,000 हमारे पास आ जाएगा। तो उसमें से 40 और 4,000 माइनस करें तो 15,000 हमारे पास बैलेंस की फिगर आ जाएगी। ये बैलेंस की फिगर आ जाएगी टू बैंक के नाम से, जो कि परचेज का जो शो करती है। ओपनिंग बैलेंस कहीं जाता नहीं है। जो ये गेन होता है ये हमने जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था तो उसकी ये क्रेडिट साइड पे यहाँ पे दिखाया जाता है बाय गेन के नाम से। तो यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट आता है तो उस प्रॉफिट के अंदर ये ऐड होता है गेन, क्योंकि ये इनकम मान के ऐड किया होता है। जो ये इनकम होते हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम होते हैं, इस कारण से इस प्रॉफिट में से क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा।
देन हमारे पास जो बैंक होती है परचेज होती है, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर दिखाएंगे जिससे कैश का आउटफ्लो हो जाएगा। ये बैंक जो होती है सेल होती है, इससे कैश का इनफ्लो होगा तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर ऐड कर दिया जाएगा। क्लोजिंग बैलेंस कहीं जाता नहीं है इसका, तो इसके अलावा कोई फर्दर अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यही हमारे अकाउंट प्रिपेयर होने थे। इसके बाद हम प्रिपेयर करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट को। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट हम बनाते हैं तो इसमें हम तीनों एक्टिविटीज़ को प्रिपेयर करके चलेंगे। सबसे पहले आते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी को हम लेके चलते हैं कि कितना हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आता है। सबसे पहले नेट प्रॉफिट जो कि हमने कैलकुलेट किया था वर्किंग नोट बना करके, सबसे पहले 1,22,000 का जो हमने वर्किंग नोट बना करके हमने कैलकुलेट किया था। उसके बाद हम यहाँ पे एडजस्ट करके चलते हैं, एडजस्टमेंट ऑफ नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश आइटम्स को, नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश आइटम्स को यहाँ पे एडजस्ट करते हैं। नॉन ऑपरेटिंग को इसलिए किया जाता है यहाँ पे क्योंकि हमें सिर्फ ऑपरेटिंग चाहिए होती है, नॉन कैश को इसलिए करते हैं क्योंकि हमें सिर्फ यहाँ पे कैश का फ्लो देखना होता है। तो यहाँ पे नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश के लिए हमारे पास जो डाटा गिवन था, जैसा कि हमने पढ़ा था कि मशीनरी का डेप्रिसिएशन, उसके बाद जो डाउटफुल डेट वगैरह दे रखा है, तो हम एक एक करके यहाँ पे कवर करते हैं। तो जब हमने मशीनरी अकाउंट बनाया था बच्चों, तो मशीनरी अकाउंट में जब हमने ये करंट ईयर का डेप्रिसिएशन निकाला था 26,000, तो ये 26,000 हमारे लिए क्या है, ये नॉन कैश होता है, तो इसको दोबारा से क्या कर दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा 26,000 को। इसमें हम ऐड करके चलते हैं, ऐड करते हैं डेप्रिसिएशन ऑन मशीन के नाम से, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, ये करंट ईयर का जो डेप्रिसिएशन होता है ये ऐड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो डाटा गिवन है, ये प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट गिवन है और प्रोविज़न फॉर रिपेयर होते हैं। जो प्रोविज़न होते हैं ये जस्ट क्रिएट किए जाते हैं, इससे कैश का आउटफ्लो नहीं होता। तो ये प्रॉफिट में से आउट ऑफ प्रॉफिट क्रिएट किए जाते हैं जिससे प्रॉफिट कम हो जाते हैं, तो इससे कैश का आउटफ्लो नहीं होता। इसका आंसर दोबारा इसको ऐड बैक कर देते हैं प्रॉफिट में। जो ये हमारे पास डाउटफुल डेट का 10,000 से 14,000 हो चुका है, 4,000 तो इसका हो गया डाउटफुल डेट का, 0 से 2,000 हो चुका है रिपेयर का। तो ये दोनों ही हम प्रोविज़न कहाँ ऐड कर देंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर नेट प्रॉफिट में। तो यहाँ पे हम इसको दिखाते हैं प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट के नाम से, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट जो कि 4,000 से है। देन प्रोविज़न फॉर रिपेयर का जो हमारे पास प्रोविज़न क्रिएट किया गया है 2,000 से, ये दोनों यहाँ पे हमने क्या कर देने हैं, ऐड कर देने हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो बनती है नॉन ऑपरेटिंग जो एक्सपेंस है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। यहाँ पे हमें गिवन है कि जो लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स है 15% डिबेंचर 2 लाख से 2.5 लाख हो चुकी है, क्योंकि हमने 21 से 22 का डाटा कंसीडर करना होता है। 2 लाख से 2.5 लाख हो चुके थे, 50,000 से क्या किया गया, इशू किए गए डिबेंचर। तो हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अंदर ये बताया भी गया है कि जो ये डिबेंचर्स इशू किए गए हैं ये किस डेट को किए गए हैं। कहते हैं कि एडिशन डिबेंचर जो 50,000 के इशू किए गए हैं ये 1 अगस्त 2021 को किए गए हैं, और डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट जो रेगुलर पे किया जाता है। तो यहाँ पे इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, हम वर्किंग नोट बनाते हैं यहाँ पे हम इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का। तो हमारे पास जो डाटा गिवन है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर के लिए 2021 और ये 2022, तो ये 2 लाख से 2.5 लाख है जो हो चुके हैं, कितने से बढ़ गया, 50,000 से, मतलब कि 50,000 से क्या किया गया है, इशू किए गए हैं। इशू डिबेंचर जो फाइनेंशियल एक्टिविटी के अंदर हमारा जाता होता है। तब इसके ऊपर इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करें, कहता जो ये 50,000 इशू किए गए हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन ने बताया कि 1 अगस्त 2021 को किए गए हैं, यानी कि 1 अगस्त 2021 को जो ये इशू किए गए ये 50,000 है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो इंटरेस्ट बनेगा वो बनेगा 2 लाख के ऊपर। तो जब इशू कर देंगे 50, तो 2 लाख प्लस 50 कर देंगे तो 2.5 लाख के ऊपर यहाँ से यहाँ तक का लग जाएगा। यहाँ पे हम जो एंड करते हैं 31 मार्च 2021 होता है, तो 31 मार्च 21 से लेकर 1 अगस्त, यानी कि मार्च तो गया, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, अगस्त तो 1 है, तो यहाँ पे सिर्फ 4 महीने का हमारे पास बनेगा, अप्रैल मई जून और जुलाई। तो हमारे पास यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं हम इसका 2 लाख के ऊपर रेट जो इसके पास है हमारे 15%, 4 महीने का, ऐसे यहाँ से यहाँ तक 2 लाख थे, फिर 50,000 इशू कर दिए गए, तो यहाँ पे हमारे पास कितने हो गए, 2.5 लाख हो चुके हैं। 2.5 लाख के ऊपर 15%, तो यहाँ पे 4 महीने तो यहाँ हो चुके हैं, बाकी बचे पीछे 8 महीने, तो 8 महीने के यहाँ पे लग जाएगा। तो जब हम इसको कैलकुलेट करते तो हमारे पास अमाउंट बनेगा 10,000 बनता है इसका। और नेक्स्ट हम कैलकुलेट करते हैं, इसका बनता है 25,000 से, तो टोटल इंटरेस्ट कितना बन जाएगा हमारे पास 35,000।
तो जो ये 35,000 है इंटरेस्ट, इसका कैसे ट्रीटमेंट करेंगे हम। तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स होता है ये प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड दिखाया होता है, जिससे प्रॉफिट कम आ जाता है। यानी कि जब हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया होगा तो इसको हमने यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड दिखाया होगा, क्योंकि ये इंटरेस्ट पे किया गया तो ये खर्चा मान के यहाँ पे दिखाया गया टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर के नाम से। देन हमारे पास नेट प्रॉफिट आता है, तो मतलब कि नेट प्रॉफिट में ये खर्चा क्या क्या होगा, घटाया गया होगा। इस कारण से इसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर तो क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। दूसरा ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है, इस कारण से इसको फाइनेंसिंग एक्टिविटी में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि ये इंटरेस्ट है जो पे किया गया है डिबेंचर्स के ऊपर। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर इसको ऐड करके चलते हैं हम। तो यहाँ पे दिखाते हैं इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर के नाम से, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर के नाम से यहाँ पे 35,000 जो ऐड कर देंगे। तो हम इसको ऐड करते हैं जब 26, 4, 2 और 35 ऐड करते हैं 1,22,000 में, तो हमारे पास टोटल प्रॉफिट बन जाता है 1,89,000 से 189,000 आ गया यहाँ पे। फिर इसमें से हम लेस करते हैं जो हमारे पास इनकम्स होती हैं। इनकम को लेस क्यों किया जाता है, क्योंकि जब हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया होता है तो इनकम यहाँ पे क्रेडिट साइड दिखाई गई होगी, जिससे नेट प्रॉफिट क्या होगा, ज़्यादा आएगा। तो इस कारण से नेट प्रॉफिट ज़्यादा है, तो इसको सेट करने के लिए अब क्या करें, इनकम को हम माइनस कर देंगे। तो इनकम में कौन कौन सी थी, एक तो हमने जब नॉन करंट इन्वेस्टमेंट को सेल किया था उससे गेन हुआ था, एक मशीन को जब सेल किया था उससे गेन हुआ था, दोनों ही हमारी क्या कर दी जाएंगे, यहाँ से डिडक्ट कर दी जाएंगी। अब तो यहाँ पे जब हमने नॉन करंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट प्रिपेयर किया था बच्चों, तो यहाँ पे हमने दिखाया था गेन ऑन सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के नाम से 4,000 जो कि प्रॉफिट में ऐड किया गया है। ये नॉन ऑपरेटिंग होता है, इस कारण से हम क्या कर देंगे, इसको डिडक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे इसको हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर क्या कर देते हैं, डिडक्ट कर देते हैं, लेस करेंगे गेन ऑन सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट को सेल करके जो गेन हुआ है 4,000। देन हम लेस करते हैं जो गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी, गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी, जो मशीन को सेल करके हमारे पास गेन हुआ था। तो यहाँ पे जब हमने मशीनरी अकाउंट बनाया था तो यहाँ पे दिखाया था गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी के नाम से 5,000। तो ये 5,000 क्या है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, तो इस कारण से इसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से माइनस करके चलेंगे अब हम। तो ये 5,000 है जो यहाँ से हमने क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो यहाँ पे हम 4,000 और 5,000 तो टोटल 9,000 बनता है। तो 1,89,000 में से 9,000 माइनस करेंगे तो 1,80,000 बन जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, कि ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट है बिफोर, अभी तक इसमें से क्या एडजस्ट नहीं किया गया, वर्किंग कैपिटल चेंजेस है जो इस पर अभी एडजस्ट है, जो नहीं किए गए, जो किसके रिगार्डिंग होते हैं, करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी के रिगार्डिंग होते हैं। इसमें हम ऐड कर देते हैं अगर करंट असेट डिक्रीज होती है और करंट लायबिलिटी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे अब हम करंट असेट्स करंट लायबिलिटी का हिसाब करके चलते हैं। जो ट्रेड रिसीवेबल्स हैं वो 176 से 56 हो चुके हैं, तो यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल कम हो चुके हैं, इस कारण से इसको क्या कर दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा। यहाँ पे करंट असेट डिक्रीज हो गया जिसमें ट्रेड रिसीवेबल है, कितने से कम हो चुके हैं, ट्रेड रिसीवेबल 120 से, तो यहाँ पे हम इसको ऐड कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो करंट लायबिलिटी है वो बढ़ गई है, जिसमें हमारे पास ट्रेड पेबल है, तो हम इसको ऐड करेंगे। करंट लायबिलिटी कितने से बढ़ गई है, चेक करते हैं हम इसे। जो ट्रेड पेबल्स है वो 50,000 से 110 हो चुके हैं, बढ़ चुके हैं, तो अब हम इसको ऐड कर देंगे, क्योंकि करंट लायबिलिटी जब बढ़ जाती है उसको क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है। 60,000 इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं। 120 और 60 को ऐड करेंगे तो 180 बन जाएगा। 180 ऐड करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 3,60,000। फिर इसमें से हम लेस करते हैं, अगर करंट असेट्स बढ़ जाती है, अगर करंट असेट बढ़ जाती है तो उसको लेस करते हैं, अगर करंट लायबिलिटी कम हो जाती है तो उसको भी हम लेस करते हैं। तो यहाँ पे करंट असेट्स है जो उसमें इन्वेंट्री बढ़ गया है, इन्वेंट्री है जो 150 से 2 लाख हो चुके हैं, तो 50,000 से बढ़ गया, इसको क्या करेंगे, लेस करेंगे। तो यहाँ पे हम इन्वेंट्री को 50,000 से जो बढ़ गया उसको कर देंगे लेस, इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं है। 3,60,000 में 50,000 माइनस करें तो हमारे पास 3,10,000 है जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो कैलकुलेट हो गया। अब टर्न आते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में असेट्स के रिगार्डिंग जो पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, शेयर्स में, डिबेंचर्स में, सिक्योरिटीज़ में, वो हमारे पास आता है। तो उसके लिए हमने पहले से अकाउंट प्रिपेयर किया है, मशीनरी अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो उसके बेस पे हम क्या प्रिपेयर करेंगे अब, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। नेक्स्ट एक्टिविटी हम बनाते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो यहाँ पे हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लेते हैं कि कितना मशीनरी को परचेज किया, कितना सेल किया गया, तो वो सारा हम चेक करते हैं अकाउंट की हेल्प से। जब हमने मशीनरी अकाउंट बनाया था तो इस मशीन में हमने देखा था परचेज की गई 320 से, सेल की गई 17,000 से। परचेज से आउटफ्लो होता है कैश का, सेल से इनफ्लो होता है, तो दोनों रिकॉर्ड करते हैं मशीनरी अकाउंट के रिगार्डिंग है। तो यहाँ पे हम दिखाएंगे परचेज ऑफ मशीनरी 320 से, तो यहाँ पे हम दिखा देते हैं
परचेज ऑफ मशीनरी 320, परचेज ऑफ मशीनरी 3,20,000 से परचेज की गई तो इससे कैश का आउटफ्लो किया जाता है। नेक्स्ट सेल ऑफ मशीनरी है, जो सेल करने से कैश का इनफ्लो होता है, जो कि हमने 17,000 से किया है। यहाँ पे 17,000 है जो क्या हो जाएगा, कैश का इनफ्लो हो जाएगा। तो 17,000 से हमने यहाँ पे ऐड कर देना है। देन हमारे पास जब हमने अकाउंट प्रिपेयर किया था नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में हमने दिखाया था यहाँ पे कि यहाँ पे जो परचेज की गई है वो 15,000 से की गई है, जो सेल की गई है वो 14 से की गई है। तो यहाँ पे हम दिखाते हैं परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, जो परचेज की गई थी वो की गई है हमारे पास 15,000 से। ऐसी जो सेल की गई है, सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, वो की गई है 14,000 से। इसके अलावा कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन है नहीं है, तो हमारे पास 3,04,000 से यहाँ पे नेगेटिव फिगर है जो आ जाएगा, क्योंकि इन्वेस्टिंग में हमारी मशीनरी और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है जो कवर की जाती है। देन हमारे पास जो लास्ट एक्टिविटी आती है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में वो पैसा आता है जो उधार पे उठाया जाता है, चाहे वो शेयर्स इशू करके किया गया हो, डिबेंचर इशू करके, लोन वगैरह लेकर के, तो सारा यहाँ पे आ जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि शेयर कैपिटल जो कितनी इशू की गई है। तो हमारे पास जो शेयर कैपिटल है वो 4 लाख से 475, यानी कि कितने से इशू की गई है, 75,000 से। तो यहाँ पे हम दिखाते हैं इश्यू ऑफ शेयर के नाम से कि शेयर जो इशू किए गए हैं 75,000 से, तो इससे कैश का जो इनफ्लो होगा। अब हमने रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर सिक्योरिटी प्रीमियम देखा है जो कि 0 से 60,000 हो चुका है, मतलब कि जो ये सिक्योरिटी प्रीमियम किस चीज़ का है, इश्यू ऑफ शेयर का, तो ये भी कहाँ पे आ जाएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर। तो इसको लिखेंगे जो सिक्योरिटी प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर, कितना हमारे पास बैलेंस गिवन है 60,000 से, तो 60,000 में हम दिखा देंगे। नेक्स्ट हमारे पास डिबेंचर्स के रिगार्डिंग था, हमने डिबेंचर्स को इशू किया था, तो यहाँ पे इश्यू डिबेंचर्स के नाम से दिखाते हैं, क्योंकि इससे कैश का इनफ्लो हुआ था 50,000 से, जो कि यहाँ पे 15% डिबेंचर 2 लाख से 2.5 लाख हो चुके हैं, यानी कि 50 ये क्या हो चुका है, इसमें इनफ्लो हो चुका है। तो यहाँ पे इशू डिबेंचर कितना हो चुका है, 50,000 से। देन इसी के ऊपर हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स के नाम से, जो कि हमने यहाँ पे वर्किंग नोट बना के क्रिएट किया था 35,000 का। तब ये 35,000 यहाँ से क्या कर दी जाएंगे, माइनस कर दी जाएंगे, क्योंकि ये फाइनेंस एक्टिविटी में से जो दिए जाते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 35,000 जो हम यहाँ पे माइनस कर देते हैं। देन हमारे पास जो दिया हुआ है इन टर्म डिविडेंड जो कि हमें इंफॉर्मेशन में गिवन है, इन टर्म डिविडेंड पे जो पे किए जाते हैं, तो यहाँ पे इन टर्म डिविडेंड जो पे कर दिया जाएगा 36,000 से। तो 36,000 हमने जो एडजस्टमेंट है उसमें देखा था, यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिखाया था कि 36,000 जो इन टर्म डिविडेंड पे किया गया, तो ये फाइनेंस एक्टिविटी में से दिया जाता है, तो इसका आंसर फाइनेंसिंग में से आउटफ्लो हो जाता है कैश का, तो माइनस कर दिया जाता है। तो जब हम इसका टोटल करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा इसका 1,14,000 से टोटल आ जाएगा। अब तीनों एक्टिविटी ए, बी और सी का तीनों का टोटल करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 1,20,000 से। तो हम वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई करने के लिए इसमें ऐड कर देते हैं जो ओपनिंग बैलेंस होता है कैश और कैश इक्विवेलेंट का, तो उसको ऐड करते हैं तो वो क्लोजिंग बैलेंस के जो इक्वल आ जाता है, क्लोजिंग बैलेंस का जो इक्वल आ जाएगा। तो हम चेक करते हैं कौन सी ट्रांजेक्शन को हमने छोड़ दिया था बैलेंस शीट के अंदर। एक तो हमने करंट इन्वेस्टमेंट छोड़ दी थी 50,000 से 30,000, और एक कैश एंड बैंक छोड़ दी थी 44,000 से 184। तो इसका हिसाब करते हैं हम, तो यहाँ पे डाटा लेते हैं इसका 2022 का और ऐसे 2021 का। तो यहाँ पे जो कैश और बैंक है उसका बैलेंस गिवन है 1,84,000 से 44,000। ऐसे ही जो करंट इन्वेस्टमेंट है 30,000 से, बैलेंस है 50,000। तो इसका टोटल करते हैं हम 2,14,000 से, और इसका बन जाता है 94,000 से। 21 का ओपनिंग बैलेंस, ये होता है क्लोजिंग बैलेंस। तो इस ओपनिंग को हम ऐड करें तो 214 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने ओपनिंग बैलेंस जो कि 94,000 है ऐड किया, तो हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस जो 2,14,000 उसके जो इक्वल आ गया। तो इस तरीके से हमें वेरीफाई हो चुके हैं, हमारा क्वेश्चन क्या बनता है, बिल्कुल ठीक हो गया है। इसे नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम नेक्स्ट नया टॉपिक कवर कराएंगे। यहीं पे इस टॉपिक का जो सम कवर हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम एक नया टॉपिक कवर करेंगे जो कि हमारे पास हार्डली कि हम 2 क्लासेस में जो कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर। नेक्स्ट टॉपिक हमारे बनता है सोल प्रोप्राइटरशिप का, वो कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ऐसी रेगुलर वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें।